हेलो दोस्तों, और जैसे आप सभी जानते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड जो भी प्रोसेस होता है मैं उसको बात करता हूँ। और ख़ासकर जब आपका पीएचडी में एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद भी आपके सामने काफ़ी चैलेंजेस होते हैं। और पीएचडी एडमिशन में आप कोर्स वर्क कर लेते हैं तो बहुत जो दोस्त हैं उनके फील्ड साइट होते हैं और फील्ड वर्क करना पड़ता है उनको। तो उससे रिलेटेड क्या चैलेंजेस हैं, फील्ड वर्क आप जब फील्ड पर जाते हैं तो आपको मेथोडोलॉजी को लेकर काफ़ी चैलेंजेस होते हैं। और बहुत यूनिवर्सिटी, खासकर जो स्टेट यूनिवर्सिटी हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है जहाँ पर ट्रेनिंग सही से नहीं मिलता है मेथोडोलॉजी को लेकर, आपका सैम्पलिंग हुआ कि अलग अलग मेथड जो होते हैं तो उसको आप सही से अप्लाई या इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो, ग्राउंड पर जाते हो और काफ़ी चैलेंजेस होता है। तो उसी पर आज हम लोग बात करेंगे कि आप जब फील्ड जाते हैं तो किन बातों को लेकर हमें अवेयर होना चाहिए, मेथोडोलॉजिकल सेंस होना कितना ज़रूरी है। तो हम लोग कुछ रीडिंग्स की भी बात करेंगे, बुक्स की भी बात करेंगे और जो एक आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है ग्राउंड का उस पर भी बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरी दोस्त खुशबू हैं जिन्होंने अभी अपनी पीएचडी के लिए इन्होंने फील्ड वर्क कंप्लीट किया है और इनके एक्सपीरियंस के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे कि हाँ मेथोडोलॉजिकल चैलेंजेस क्या हैं फील्ड साइट पर जाते हैं तो किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। और उसमें एथिकल पर्सपेक्टिव भी, जो इथिक्स वाला मैटर होता है उसको भी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो खुशबू एक ब्रीफ इंट्रो दे दीजिए। वैसे इंट्रो देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं खुशबू के साथ 2 वीडियो बना चुका हूँ पहले भी और उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था और काफ़ी दोस्तों को हेल्प हुआ था उस वीडियो के माध्यम से। फिर भी आप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि हाँ। थैंक यू विकास फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर चैनल। आई रियली अप्रिशिएट योर वर्क। तो मैं खुशबू हूँ, मैं पीएचडी 4th ईयर में हूँ अभी सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज़ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। और मेरा जो पीएचडी का काम है वो पॉलिटिक्स ऑफ इंटरकास्ट मैरिजेस इन द नॉर्थ इंडियन स्टेट ऑफ हरियाणा उसके ऊपर है। और अभी फ़िलहाल मैं एकदम अपने लास्ट लेग ऑफ फील्ड वर्क में से अभी निकल के आई हूँ, तो इसकी बात करने के लिए विकास ने मुझे इनवाइट किया। एक सबसे पहले इस बात से स्टार्ट करते हैं, जैसे खुशबू आप जानती हैं कि जो कोर्स वर्क होता है खास करके जैसे हम पीएचडी में एडमिशन लेते हैं तो कुछ यूनिवर्सिटी में जो है 6 महीने का कोर्स वर्क होता है, कहीं साल भर का कोर्स वर्क होता है। और उस कोर्स वर्क में बेसिकली मेथोडोलॉजी का ट्रेनिंग दी जाती है आपको कि अगर आप फील्ड में जा रहे हैं या और फील्ड में नहीं भी जा रहे हैं, आप आर्काइव कर रहे हैं तो आपको मेथोडोलॉजिकल सेंस हो कि आपको रिसर्च करना आसान हो। तो हम बेसिकली इस वीडियो में फील्ड वाले पार्ट पर फोकस करेंगे कि अगर सोशोलॉजी का स्टूडेंट या एंथ्रोपोलॉजी का स्टूडेंट या पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट भी अगर फील्ड पर जा रहा है तो क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो फर्स्ट आपका शुरुआत इसी से करते हैं कि कोर्स वर्क होता है, कोर्स वर्क का जो हमारा जो ट्रेनिंग होता है उसका कितना हेल्प होता है, उसमें क्या लैक है और उसमें क्या हमें सुधार करने की ज़रूरत है, किस पर काम करने की ज़रूरत है। तो देखो, मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का रहा है। और हालांकि फील्ड वर्क काफ़ी हैवी होता है, लोडेड होता है और 1 साल तक वो हमारा कोर्स वर्क चलता है। लेकिन उसमें जो दिक्कत आती है वो ये है कि फ़िलॉसफी और थियोरी तो हमको काफ़ी अच्छे से बताई जाती है एक बैकग्राउंड देने के लिए हमारी स्टडी को, लेकिन जो मेथोडोलॉजिकल ट्रेनिंग है वहाँ पे हम कहीं ना कहीं लैक करते हैं। और उसका कारण ये है कि मेथोडोलॉजी इज़ समथिंग जो हम करके सीखते हैं, राइट। तो वो एप्लीकेशन में और ऑपरेशनलाइजेशन में उसी से हम उसको करके ही सीख पाते हैं। तो वो उस तरीके का ट्रेनिंग यहाँ पे थोड़ा सा और मुझे लगता है कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी उतने अच्छे से इतना रिगरसली नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से मुझे भी और बाकी और भी जो हमारे कॉलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको काफ़ी सारी तरह की दिक्कतें देखनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल जब हम फील्ड में जाते हैं तो हालांकि ये जो वर्ड है फील्ड इटसेल्फ, ये भी बहुत ज़्यादा वेस्ट में क्रिटिसाइज ही किया जाता है क्योंकि फील्ड के साथ एक सर्टेन पावर रिलेशन आता है कि आप एक आउटसाइडर एज ए रिसर्चर जा रहे हो और वहाँ पे ऑलरेडी एक मतलब लिविंग बींग्स वहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके साथ आपको इंटरेक्ट करना है। तो काफ़ी लोग इसको रिसर्च ट्रिप बोलते हैं रादर देन फील्ड वर्क। तो ये सब चीज़ें भी हमें उस तरीके से नहीं बताई जाती है। तो एक एग्जांपल यही है कि हम किसी से जब डिसएग्री करते हैं फील्ड में तो हमें रखना चाहिए वो अपना डिसएग्रीमेंट, नहीं रखना चाहिए वो डिसएग्रीमेंट, और अगर रखना चाहिए तो किस फॉर्म में रखना चाहिए। तो ये सब बहुत प्रैक्टिकल इश्यूज़ हैं जो आपको यहाँ पे क्लासरूम्स में कोर्स वर्क के दौरान हम मतलब वो भी नहीं कर सकते, एप्रीहेंड भी नहीं कर सकते कि हमारे सामने कभी आएंगे, राइट। हाँ, तो इसमें एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जैसे आपने बताया, जो आपकी बातों से लग रहा है कि जो फील्ड का सिचुएशन है और जो हमें ट्रेनिंग मिलता है उसमें काफ़ी गैप है और काफ़ी लैक है। तो उसको आपने कैसे एड्रेस किया और उसमें क्या आपने किसी वेबसाइट, किताब या किसी सीनियर से जो भी चैलेंजेज आए, उस जो गैप आपको दिखा फील्ड और जो यहाँ पर ट्रेनिंग मिल रहा है हमें क्लास में, उसको आपने कैसे एड्रेस किया? क्योंकि खासकर जो अभी सेकेंड ईयर के बाद लोग फील्ड वर्क करना चालू कर देता है तो उनको काफ़ी हेल्प होगा आप अगर उसको थोड़ा सा आप एलोबरेट करें। राइट। तो इसका जो मैंने तरीका अपनाया और मुझे लगता है सबसे यूज़फुल तरीका वो ये है कि जहाँ पे जिन यूनिवर्सिटीज़ में स्पेशली वेस्ट में जहाँ पे रिग्रेस मेथोडोलॉजिकल ट्रेनिंग हो रही है, आप अपने डिसिप्लिन के कुछ थीसिस वहाँ से, पीएचडी के थीसिस वहाँ से आप देखिए और आप ये देखिए कि वो किस तरीके से अपने मेथोडोलॉजिकल चैलेंजेस या फिर जो आप उनके फील्ड बेस्ड या फिर एथिकल चैलेंजेस उसको कैसे नेविगेट कर रहे हैं, कैसे डील कर रहे हैं। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में एक अवार्ड होता है बेस्ट पीएचडी का अवार्ड।
तो आप सर्च कर सकते हैं कि आपका जो डिसिप्लिन है, आपका जो फील्ड है, उससे रिलेटेड वो कौन कौन सी थीसिस हैं जिनको इस तरीके का कोई अवार्ड मिला है, और फिर आप उनको थोड़ा देखिए, स्पेशली उनका जो मेथोडोलॉजिकल चैप्टर है उसको आप थोड़ा सर्च करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगा। दूसरा मुझे लगता है कि एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ आप कर सकते हैं वो ये है कि अपने कॉलीग से बात कीजिए, अपने सीनियर से बात कीजिए जिन्होंने फील्ड वर्क किया है करने के दौरान, या फिर उन्होंने ख़त्म कर लिया, या अपने आप अपने सुपरवाइज़र से या जो और टीचर्स हैं उनसे भी बात कर सकते हैं कि उनको किस तरीके के चैलेंजेस आए थे, और तीसरा और उन्होंने किस तरीके से वो चैलेंजेस नेविगेट किए। एक तीसरी चीज़ है कि आप अभी जो न्यूअर इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं या जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में आ रहे हैं उसको आप देखिए, क्योंकि एक पोजिशनैलिटी का ट्रेंड बहुत ही मतलब सिग्निफिकेंटली हमारे रिसर्च में आ रहा है, जो कि हमको इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में पता ही नहीं है कि जब कोई रिसर्चर जाता है तो वो अपनी एक स्पेसिफिक पोजीशन से उस फील्ड को अप्रोच करता है, लेकिन हमें लगता है कि हमें वो एड्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। कि इसीलिए हम इंडिया में जो प्रोड्यूस थीसिस है जब उनको पढ़ते हैं तो ज़्यादातर थीसिस थर्ड पर्सन में लिखी जाती है कि द रिसर्चर डिड दिस, द रिसर्चर विल डू दिस, है ना, रिसर्चर अप्रोच द फील्ड, बट वो रिसर्चर कौन है? वो रिसर्चर हम खुद ही हैं। तो फर्स्ट तो हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि हम थर्ड पर्सन में लिखने की बजाय खुद से वो मतलब आई करके लिखें कि आई अप्रोच द फील्ड एंड दिस वाज द इम्पैक्ट ऑफ माई गोइंग टू दैट स्पेसिफिक फील्ड। तो वहाँ पे लोगों ने मुझे देख के ऐसा रिएक्ट किया, क्योंकि अगर आपकी जगह कोई और दूसरा इंसान जाता तो वो जो आपका पार्टिसिपेंट है वो बहुत अलग तरीके से आपको रिस्पॉन्ड करता। तो ये जो न्यूअर ट्रेंड्स हैं वो हमको बहुत, जो अभी नई नई रीडिंग्स आ रही हैं, आप जे स्टोर पे सर्च कर सकते हैं, गूगल स्कॉलर है, उसको आप थोड़ा देख सकते हैं। इस पर मैं इससे शुरुआत करता हूँ। जैसे फर्स्ट तो आपका जो मेथड था आपके जो में उसको बताइए आप, और उसके बाद आप उस मेथड को लेकर जब आप ग्राउंड पर आप जा रहे हैं, कोई भी, जैसे सबका अलग अलग मेथड हो सकता है, किसी का एथनोग्राफी हो सकता है, किसी का इंटरव्यू मेथड हो सकता है, किसी का आपका सर्वे हो सकता है, तो आपका जो मेथड था उसको आप बताइए। और दूसरा कि आप जब ग्राउंड में फर्स्ट पर गई थी और अभी आपने कंप्लीट किया, कुछ दिन पहले आपने कंप्लीट किया अपना फील्ड वर्क, तो उस बीच में क्या क्या चैलेंजेस, जो मेन चैलेंजेस आपके, बहुत चैलेंजेस आपको आए होंगे, लेकिन उसमें जो मेन चैलेंजेस एज ए रिसर्चर आपको जो मिला उसको आप थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए, और उसको आपने कैसे एड्रेस किया उसको भी बताइए थोड़ा सा। राइट, तो मेरा जो मेथड है वो इंटरव्यू मेथड ही है, क्वालिटेटिव अप्रोच से ही मैं काम कर रही हूँ, लेकिन वो कम्प्लीटली मतलब वैक्यूम में इंटरव्यू मेथड ऑपरेट नहीं कर रहा है। तो उसमें एक एथनोग्राफिक सेंसिबिलिटी भी है, लेकिन मैं अपने वर्क को एथनोग्राफिक नहीं बोलती हूँ, क्योंकि उसमें आपको सस्टेन बहुत लंबे टाइम तक फील्ड में रहना पड़ता है। लेकिन मेरा ऐसा होता है कि जब मुझे इंटरव्यू लेना होता है तो उस दौरान ही मैं जाती हूँ, वहीं उसी समय रहती हूँ, और लेकिन मैं आसपास में क्या चल रहा है और किस कॉन्टेक्स्ट में वो इंटरव्यू हो रहा है उसको मैं बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करती हूँ, इसलिए वो एक एथनोग्राफिक सेंसिबिलिटी वहाँ पे ऑपरेट करती है, लेकिन वो एथनोग्राफी पर से वो मेथड नहीं है मेरा। राइट, तो उसके लिए जो चैलेंजेस की बात आपने की, तो मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ किए हैं, और उसमें एक जो मेरा मतलब जो मेन तरीका है वो लाइफ हिस्ट्री इंटरव्यूज़ है, लेकिन उसके अलावा इन डेप्थ इंटरव्यूज़ के ऊपर मैं रिलाई करती हूँ। और जो चैलेंजेस थे, फर्स्ट तो एज अ फीमेल रिसर्चर आप हरियाणा जैसे कॉन्टेक्स्ट से जाते हैं, स्पेशली रूरल एरिया से जाते हैं, तो वहाँ पे यही मुश्किल हो जाता है कि एक्सेस कैसे करें। स्पेशली मेरा काम अगर इंटरकास्ट मैरिजेस के ऊपर है तो बहुत सारे लोगों का पर्सनल स्पेस आपको एक्सेस करना पड़ता है, तो वो एक्सेस पाना तो वो अपने आप में बहुत मतलब मुश्किल है। तो उसमें बहुत सारे सिक्योरिटी सेफ्टी का थ्रेट भी आता है, और उस तरीके के काफ़ी इश्यूज़ आते हैं जब मुझे काफ़ी लेवल्स पे एक्सेस डिनाई भी किया गया, या फिर मैं खुद पीछे हटी हूँ बहुत सारी जगह से, क्योंकि वो मुझे उस तरीके से सेफ़ नहीं लग रही थी। तो हो सकता है कि आपको पता है कि मतलब जो सामने वाले पार्टिसिपेंट्स हैं उनका एक्सपीरियंस आपकी पीएचडी को एनरिच करेगा, लेकिन फिर भी आपको वो इंटरव्यूज छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि जिस कॉन्टेक्स्ट में वो है वो कॉन्टेक्स्ट अपने आप में काफ़ी डेंजरस है। तो वो चॉइस एज अ रिसर्चर आपको उस समय लेनी पड़ती है। दूसरी चीज़ है कि डिस्क्लोजर, एक फियर होता है कि अच्छा आप रिसर्चर, एज अ रिसर्चर आप जा रहे हैं फील्ड में, आप जेएनयू से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, तो वो काफ़ी सारा वो जेएनयू टैग भी काफ़ी हद तक अटैच्ड होता है, और उसमें लोगों को कंट्रोवर्सी एक सीधी सीधी नज़र आती है कि व्हाट इफ शी गोज आउट एंड मतलब कुछ कर दे वैसा, तो फिर वो काफ़ी लोग वहाँ से पीछे हट जाते हैं। तो वो ट्रस्ट बिल्ड करना, आपको रिपीटेडली परस्यू करना है, लेकिन इस तरीके से परस्यू करना है कि उनको ट्रबल ना हो। तो हमें कई बार लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा कैसे कैसे करके फील्ड वर्क खत्म हो जाए, और हम सामने वाले के उसके बारे में नहीं सोचते हैं। तो हम क्या करते हैं, रिलेंटलेसली परस्यू करते रहते हैं इस हद तक कि वो हैरेसमेंट की जोन में चला जाता है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका जो पार्टिसिपेंट है उसकी वेलबींग और उसकी नो को आप नो की तरह ले लीजिए। तो अगर वो बोल रहे हैं कि हम नहीं दे सकते, तो आप मान लीजिए कि वो नहीं दे सकते। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप मतलब आप उनको बता सकते हैं कि आप उनको रीअश्योर कर सकते हैं कि आपकी जो भी आइडेंटिटी है वो रिवील नहीं होगी, आपके एक्सपीरियंसेस को बहुत सेंसिटिवली ही डील किया जाएगा। लेकिन फिर भी अगर वो मना करते हैं तो हमें उसको मानना चाहिए। और तीसरी चीज़ एक जो आती है कि आप बहुत सारे ऐसे कॉन्वर्जेशन सुनेंगे फील्ड वर्क के दौरान जिनसे आप अग्री नहीं करते हैं, जो कि पर्सनल इन नेचर भी हो सकते हैं। आप बहुत अनकंफर्टेबल भी फील कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ क्योंकि यूनिवर्सिटी स्पेसेस में हैं, हमारी बहुत ज़्यादा आदत होती है चीज़ों को काउंटर करने की, डिबेट करने की, है ना, डिस्कस करने की, जो कि अच्छी चीज़ है। बट हम जो फील्ड में जा रहे हैं वहाँ पे हमारा काम है कि जो रियलिटी, सोशल रियलिटी विच इज़ एग्जिस्टिंग, उसको एज इट इज़ हम प्रेजेंट करें, है ना।
तो वहाँ पे अगर हम उनको थोड़ा भी हिंट देते हैं कि हम आपकी बात से अग्री नहीं करते हैं, तो उनके रिस्पॉन्स चेंज हो जाएंगे वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स के। तो उससे हमें थोड़ा सा खुद को होल्ड बैक करना पड़ता है कि ओके, इफ समबडी इज मेकिंग अ कास्टिस्ट रिमार्क और अ मिसोजिनिस्ट रिमार्क और मतलब उससे कोई भी प्रॉब्लमेटिक रिमार्क, तो काउंटर अगर हम उसको करेंगे तो उनको समझ आ जाएगा कि दिस पर्सन डजंट सब्सक्राइब टू माय अंडरस्टैंडिंग, तो वो अपना रिस्पॉन्स चेंज कर लेंगे। तो हमको उतना वैसा रिफ्लेक्टिव पिक्चर नहीं मिलेगा सोशल रियलिटी का। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, और बाकी हम एथिकल इश्यूज की बात करेंगे। उसमें आपने एथिकल जो एस्पेक्ट है उसको भी आप कहीं ना कहीं कवर कर रहे हैं कि आप जब अपना पोजीशन हुआ या अगर कोई मना कर रहा है तो उनको कैसे परस्यू करना है, तो उसको हम थोड़ा सा और एलेबोरेट करेंगे। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा खासकर कि जैसे आपने बताया कि इंटरव्यू मेथड है आपका, जो मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन पहले ही पूछ लेना चाहिए था मुझे कि जब हम पीएचडी स्टार्ट करते हैं, कोर्स वर्क हो जाता है, तो मेथोडोलॉजी को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, फील्ड साइड को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो जैसे मान लीजिए कोई अगर फर्स्ट ईयर में है और सेकेंड ईयर में आप किसी ऑफिस पर काम करना पड़ता है पीएचडी में जेएनयू में, तो आपने मेथड जो था किस बेसिस पर मेथड को चूज़ किया जाए? अगर कोई रिसर्चर है उसका बेस क्या हो सकता है? रीडिंग की बात हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले कि मेथड अगर आप चूज़ कर रहे हैं या फील्ड चूज़ कर रहे हैं तो उसको लेकर क्या मतलब कोई ऐसा मतलब एकेडमिया में या आप कहें मेथोडोलॉजी में कोई डिस्कोर्स है तो उस पर थोड़ा सा बताइए कि मेथड चूज़ करते समय में क्या अवेयर होना चाहिए किस चीज़ को लेकर? क्योंकि कभी क्या होता है ना कि आप मेथड चूज़ कर लेते हैं, साइड चूज़ कर लेते हैं, जब आप जाते हैं तो आपको लगता है कि जो आप एकेडमिक सेंस जो बनाना चाह रहे थे वो नहीं बन पाता उस साइड से, और एक कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग लेके आ जाते हो, तो काफ़ी आप डिमोटिवेटेड भी हो जाते हो कि जो आप एक एकेडमिक सेंस देना चाह रहे थे नहीं दे रहे थे। उस कंटेक्स्ट में क्वेश्चन है मेरा मतलब। तो मेथोडोलॉजी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे जो रिसर्च क्वेश्चन है या क्या वो चीज़ है जिसको हम देखना चाह रहे हैं उसको एडिक्वेटली कौन सा मेथड कैप्चर करेगा, है ना। तो उससे हम अपना रिसर्च मेथड चूज़ करते हैं। कुछ रिसर्च टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें लार्ज क्वांटिटेटिव डेटा की ज़रूरत होती है, तो अगर हम उसमें सिर्फ क्वालिटेटिव जैसे इंटरव्यू मेथड है या फिर एथनोग्राफी उस पर रिलाई करेंगे तो वो नहीं देगा आपको रियलिटी का एडिक्वेट पिक्चर। वैसे ही कुछ इश्यूज़ है जिसमें इन डेप्थ एनालिसिस की ज़रूरत होती है, जिसमें आप पार्टिसिपेंट्स अपने कम रखिए लेकिन उनका इन डेप्थ एक्सपीरियंस आएगा तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से, बजाय इसके कि आप लार्ज डेटा सेट पर रिलाई करें। तो वो डिपेंड करता है कि आपके रिसर्च क्वेश्चन क्या हैं, उस हिसाब से हमें मेथड रिसर्च क्वेश्चन आपके जो ऑब्जेक्टिव है उससे कहीं ना कहीं डिटरमाइन होगा कि मेथोडोलॉजी और आपके तो उससे डिटरमाइन होता है। और उसके अलावा मुझे लगता है कि पीएचडी के स्तर पे हमें बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होने की ज़रूरत नहीं है। एम्बिशियस इन द सेंस कि हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है फील्ड वर्क करने के लिए, और फिर उसको लिखना, जितना इंपॉर्टेंट फील्ड वर्क करना है उतना इंपॉर्टेंट उसको उतने ही इफेक्टिवली प्रेजेंट कर पाना। इससे ज़्यादा बोरिंग काम आपका जब ट्रांसक्राइब आपको करते हुए मैं देखता हूँ तो काफ़ी मेहनत वाला काम होता है, काफ़ी बोरिंग भी होता है। तो उतना ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है हमने बहुत विग्रस फील्ड वर्क किया हो, बट अगर हम उसको उस थीसिस में उस तरीके इफेक्टिवली नहीं लिख पाएंगे तो फिर वो एक तरीके से थ्योरेटिकल पार्ट से आप नहीं जोड़ पाते। कभी क्या होता था, जैसे मैं अभी बात कर रहा था पीएचडी सीपीएस में ही अपने सेंटर में कि एक प्रोफेसर ही बोल रहा था, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। कभी क्या होता है कि फील्ड वर्क भी बहुत आप अच्छा करते हैं, आपने थ्योरेटिकल पार्ट भी बहुत अच्छा देखी, लेकिन दोनों में इंटरलिंक दिख ही नहीं रहा है। थ्योरी कुछ और बोल रहा है, आपका फील्ड वर्क कुछ और बोल रहा है, तो इंटरलिंक नहीं दिखता, तो फिर आपका थीसिस जो है उतना जो आप जितना मेहनत किए रहते हैं उस वे में रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो आप एकदम सही, वो जो प्रोफेसर उनका याद आ गया कि थ्योरी और जो आप ग्राउंड से जो आप ला रहे हैं डेटा उसमें क्या कैसे इंटरलिंक कर रहे हैं, या जैसे आपने एक बार बताया था मुझे कि जो डिस्कोर्स चल रहा है, आप जिस सब्जेक्ट में आप काम कर रहे हैं उस डिस्कोर्स से आप कैसे उसमें आप सिचुएट कर रहे हो आप अपने काम को। तो इसको मेथोडोलॉजी वाले पार्ट को तो हम लोग कवर कर लिए। इस पर कुछ रीडिंग सजेस्ट कर दें आप तो। एक पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए तो जो बेस्ट मुझे काफ़ी हेल्प की है, वो राइटिंग में भी हेल्प करता है, फील्ड वर्क में भी काम करता है, वो पेट्रिक डनलेवी की एक बुक है हाउ टू फिनिश योर पीएचडी इन टाइम करके, उसका लिंक अगर मैं आपको दे दूँगी तो आप, वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। वो हर स्टेप में आपको बताती है कि कितना आपको चैप्टर्स किस तरीके से लिखने हैं, शुरू कैसे करना है, ख़त्म कैसे करना है, फील्ड वर्क में क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, किस तरीके से अपने फाइंडिंग्स को प्रेजेंट करना है, किस तरीके से थीसिस को कंक्लूड करना है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। उसके अलावा एक बुक है इंटरव्यूइंग एज क्वालिटेटिव रिसर्च, क्योंकि मेरा काम क्वालिटेटिव रिसर्च के ऊपर है, तो वो स्पेसिफिकली जो लोग क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं उसको काफ़ी अच्छे से इल्यूमिनेट करता है, इरविंग साइडमैन का। और इन जनरल अगर आपको एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग चाहिए मेथोडोलॉजी की, तो वो है सोशल रिसर्च मेथड्स बाय एलन ब्राइमर। वो काफ़ी उसमें जो भी मेथड है सब कवर किया है, और उसको भी आपको थोड़ा ब्रॉडली आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कौन सा मेथड आपको बेस्ट सूट करता है आपके, आप जिस तरीके जो आपका अगर रिसर्च क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से कौन सा मेथड लेना चाहिए। किताब पढ़ेगा तो कहीं ना कहीं पढ़ने पर कहीं ना कहीं हेल्प होगा। तो खुशबू, अब सबसे जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि फील्ड, और जब हम फील्ड पर जाते हैं तो जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है जिसको काफ़ी लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, एथिक्स वाला जो एस्पेक्ट होता है कि आप फील्ड पर जाते हो
या जब आप डाटा कलेक्ट करते हो तो उसमें कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं, आपके साइट होते हैं, बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं उसमें। तो इथिक्स को लेकर क्या कंसर्न है और क्या ध्यान रखना चाहिए? काफ़ी जो खासकर मैं देखता हूँ कि जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में भी PhD कर रहे हैं वो भी काफ़ी नेगलेक्ट कर देते हैं उस इशू को। तो इस एस्पेक्ट को पर बताइए कि आपका क्या मतलब एक्सपीरियंस रहा और आपका क्या सजेशन रहेगा कि हमें क्या चीज़ों को लेकर अवेयर रहना चाहिए कि हम जब फील्ड पर जाते हैं? विकास, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपके पार्टिसिपेंट्स की एनोनिमिटी और प्राइवेसी। हमें लगता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक से डील नहीं कर रहे हैं तो हमें उनकी प्राइवेसी को उस तरीके से मेंटेन करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन मतलब जितने प्रकार की रिसर्च हो सकते हैं, सेंसिटिव, नॉट सो सेंसिटिव, सब में सबके कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो जो पार्टिसिपेंट्स और हमें उनको रिस्पॉन्डेंट्स की बजाय पार्टिसिपेंट्स बोलना, क्योंकि वो हमारे साथ इक्वली इन्वेस्ट करते हैं उस प्रोजेक्ट में। तो वो सिर्फ हमें हमारे क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे बल्कि वो उस रिसर्च को इक्वली हमारे साथ क्रिएट कर रहे हैं। तो वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो वो भी एक एथिकल इशूज़ है कि हम उनको रिस्पॉन्डेंट ना बोल के पार्टिसिपेंट उस तरीके से बोलें। तो उनकी एनोनिमिटी का जो इशू है वो मैं देख रही हूँ आजकल बहुत ज़्यादा लोग उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। और उसका एक बड़ा जो मुझे मोटिवेशन या उसके पीछे का ड्राइविंग फोर्स मुझे सोशल मीडिया लग रहा है। क्योंकि एज रिसर्चर्स हम सब लोग चाहते हैं कि मतलब हम बताएं, हम सब एक्सप्रेस करें कि व्हाट वी आर डूइंग, और उसमें कई बार हम उस एस्पेक्ट को काफ़ी नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर ना सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि आप उनका चेहरा ना दिखाएं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो एग्जैक्टली कहाँ सिचुएटेड है वो ना पता चले। क्योंकि क्या होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, एक हमारे कॉलीग होते थे पहले, तो उन्होंने टाइफाइड पे रिसर्च किया था और उन्होंने टीबी पे रिसर्च की थी। और टीबी पे रिसर्च करा उन्होंने तो ये दिखाया कि इस पर्टिकुलर रीजन में टीबी बहुत प्रेवलेंट है। और उस पर्टिकुलर गांव वो काफ़ी स्टिग्मेटाइज हो गया था आसपास के विलेजेस में, और वहाँ का मतलब वहाँ पे काफ़ी सारा उनको इकोनॉमिक उसकी वजह से लॉसेस फेस करने पड़े क्योंकि काफ़ी लोग आना जाना बंद कर देते उस वजह से। तो क्या होता है, जब हम एग्जैक्ट लोकेशन रिवील कर देते हैं तो उसकी वजह से भी काफ़ी सारी कॉन्सिक्वेंसेस आपके पार्टिसिपेंट्स को हो सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा इस चीज़ को ये रखना चाहिए कि एग्जैक्ट लोकेशन ना बताएं, आप एक हाइपोथेटिकल नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हरियाणा में हूँ तो मैं एग्जैक्ट नहीं बताऊंगी कि मेरे पार्टिसिपेंट हरियाणा में कहाँ पे लोकेटेड है, या फिर मेरा एग्जैक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, या फिर मेरा एग्जैक्ट कौन सा गांव था जहाँ से मैंने उनको लिया है। तो आप हाइपोथेटिकल नाम दे दें अपने पार्टिसिपेंट्स को भी, जो कि उनकी सोशल आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा पार्टिसिपेंट एक हिंदू है तो वही नाम जो कि उनकी हिंदू आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करे। कुछ जो मैं मुझे करेक्ट कीजिएगा कि इसमें आपके डाटा की रिलायबिलिटी की सवाल को कैसे मतलब फिर डील किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आप उस इथिकल पर्सपेक्टिव को आप करने के लिए ऐसा कीजिएगा, लेकिन आपके डाटा के फिर रिलायबिलिटी की सवाल उठेगी कि आपने डाटा कहीं से भी ले लिया है एनोनिमस, तो इसको कैसे आप फिर एड्रेस कीजिएगा? एनोनिमस तो फिर मतलब यही तो डिफरेंस है रिसर्च में और रिपोर्टिंग में, मतलब जर्नलिज्म में। हम फैक्ट्स रिपोर्ट नहीं करने जा रहे हैं, है ना। हमारा जो काम है ये देखना है कि ब्रॉडर सोशल ट्रेंड्स या पॉलिटिकल ट्रेंड्स किसी भी इशू में वो किस तरीके से इमर्ज हो रहे हैं। तो वो मतलब आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो स्पेसिफिकली मतलब उनका स्पेसिफिक्स बताना आपको ज़रूरत नहीं है। आप उनका मतलब आइडेंटिटी जो है वो इन टर्म्स ऑफ देयर सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक लोकेशन, उससे भी काम चलाया जा सकता है ना। उनका नाम, उनका पता, उनका सारा कुछ, आप वो कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ रहते हैं, वो जानना आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो जर्नलिज्म में उस तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमारे लिए वो चीज़ जो है वो रियलिटी कैसे शेप हो रही है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टिसिपेंट्स, एग्जैक्ट आइडेंटिटी, वो ज़्यादा समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो एक चीज़ है। और दूसरा है कंसेंट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। कई बार मतलब काफ़ी लोग हैं, हम जाते हैं फील्ड में तो मतलब हम चाहे अनचाहे उनसे बहुत सारे इंसाइट्स ले लेते हैं बिना उन्हें बताए कि हम किस मकसद से यहाँ पे आए हैं, और वो इंसाइट हम इंक्लूड भी कर लेते हैं अपने रिसर्च में। तो इर्रिस्पेक्टिव आप वो जिससे भी हम मिल रहे हैं, पहले हम उनको डिस्क्लोज करें कि हम वहाँ हैं क्यों, क्या पर्पस है, क्या किस पर्पस से है। और फिर उनका कंसेंट, चाहे हम इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशंस में ही क्यों ना बात कर रहे हो, इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन ही क्यों ना कर रहे हो, उनका कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो जब बोलेंगे उस चीज़ को तो वो उस एंगल से अपना मतलब जो भी है उस अपना पर्सपेक्टिव, अपने इंसाइट्स हमको देंगे, राइट। और एक सर्टेन लेवल ऑफ मतलब ट्रस्ट भी वहीं पे बिल्ड होता है। दूसरा, पार्टिसिपेंट्स के लिए तो वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कंसेंट को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता है यहाँ पे, है ना। तो जितना हमारे एज ए रिसर्चर हमारे राइट्स इंपॉर्टेंट है, उतने ही इंपॉर्टेंट हमारे पार्टिसिपेंट के राइट्स भी हैं। तो जब मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग कंसेंट फॉर्म यूज़ नहीं करते हैं हमारे यहाँ रिसर्च में। तो वो जो आपका कंसेंट फॉर्म है वो बहुत, या फिर करते हैं तो बहुत लिप सर्विस जैसा सुपरफिशियल एक लाइन लिखा कि आई वोंट डिस्क्लोज और ये और वो, बट उसमें काफ़ी सारी शर्तें होती है आपके कंसेंट फॉर्म में। उसमें होता है कि मतलब अगर आप रिट्रैक्ट करना चाहें किसी भी पॉइंट पे अपना इंटरव्यू, या इतने टाइम के बाद अगर आप चाहेंगे कि हम आपका इंटरव्यू या आपसे जो बातचीत हुई है वो ना अपने रिसर्च में इंक्लूड करें, तो आपके पास वो राइट भी है, क्योंकि वो आपके उसको कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे हैं आप डिस्कशन को, राइट। या किसी भी पॉइंट पे अगर आपको लगता है अनकंफर्टेबल है, आपने बस मन बना लिया, कोई रीज़न नहीं, बट लेकिन आपने मन बना लिया कि आपको नहीं देना इंटरव्यू, तो आप वहाँ से रिट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर आप ये भी एक इंपॉर्टेंट शर्त होनी चाहिए कि आपका जो डेटा है, क्योंकि मेरे पास मेरे पार्टिसिपेंट्स का डेटा है, चाहे रिकॉर्डिंग्स के फॉर्म में हो, इनफॉर्मल नोट्स के फॉर्म में हो, तो वो मैं किसी और के साथ शेयर नहीं करूँगी रॉ फॉर्म में, है ना। तो वो एक चीज़ है, क्योंकि इन्हीं सारी शर्तों के बेसिस पे, स्पेशली अगर आप सेंसिटिव इश्यूज़ के साथ डील कर रहे हैं,
तो और या फिर मार्जिनलाइज्ड आइडेंटिटीज़ के साथ डील करें, तो ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ पे, उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और उनके वेलबींग को ध्यान में रखते हुए। तो ये सब, और दूसरा आपको ये भी डिस्क्लोज़ करना चाहिए कि जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं उसमें आपके पार्टिसिपेंट्स को कोई कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि नहीं है, और या फिर आप कोई किसी तरीके का फिनेंशियल रिम्यूनरेशन उनको दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। कई बार ऐसा होता है क्योंकि हम एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों से गांव में काफ़ी डील करते हैं, तो लोग ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं खुद से कि अगर कोई आया है इस तरीके से पेन और पेपर लेके आपसे डिटेल्स पूछ रहा है, तो मे बी कुछ पॉलिसी है जिसके बारे में बात हो रही है, या फिर कोई ये कुछ सरकारी उसमें जाने वाला है, हमें किसी चीज़ का बेनिफिट होने वाला है, तो वो सब आप पहले से क्लियर कर दीजिए कि हमारा पर्पज़ वो नहीं है और ये कोई भी इस तरीके का फिनेंशियल रिम्यूनरेशन हम आपको नहीं दे रहे हैं। और कई बार क्या होता है कि सेंसिटिव इश्यूज़ में ये होता है कि हमें कई बार ये लगता है कि हम पार्टिसिपेंट से अपना उनका सारा चीज़ें पूछ लें, लेकिन हम अपना कुछ डिस्क्लोज़ ना करें एज रिसर्चर। तो मुझे लगता है कि वो भी थोड़ा सा हमें ब्रेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस रियलिटी को हम स्टडी कर रहे हैं वो उस कॉन्टेक्स्ट में दोनों आपस में मिलके कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वहाँ पे, है ना। हमें नहीं पता आपके पार्टिसिपेंट जो आपसे कह रहे हैं वो फैक्चुअली एक्यूरेट है कि नहीं, है ना, बट हमें ट्रस्ट करना है वो जो बोल रहे हैं और वो किसके सामने बोल रहे हैं, तो वो जो भी रियलिटी है वो को कंस्ट्रक्टेड है, राइट। तो कई बार हो सकता है कि हमें भी अपने लाइफ के मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंसेस उनसे शेयर करने पड़े कि हाँ आपसे मैं रिलेट कर पा रही हूँ, तो उनको ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस कराएगा, एक ट्रस्ट भी बिल्डअप होता है ना। तो वो वन वे एक्सट्रैक्टिव प्रोसेस की बजाय जो है वो एक टू वे प्रोसेस होना चाहिए, जहाँ पे शेयरिंग है, जहाँ पे केयरिंग है ना। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा सिर्फ काम यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाता कि हमने उनसे डेटा लिया और हम वहाँ से निकल के PhD पब्लिश कर दिया। अगर आपको लग रहा है कि आपका पार्टिसिपेंट किसी ट्रबल में है, तो आपको फिर उनको वो सोर्सेज का एक्सेस देना पड़ेगा जहाँ से वो उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी मैरिज में हैं और आप मतलब महिला जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस से डील कर रही हैं और उन्होंने आपसे ये चीज़ डिस्क्लोज कर दिया, तो ना सिर्फ आप उनकी आइडेंटिटी और उनके एक्सपीरियंसेस को प्रोटेक्ट करेंगे, बल्कि आप मेक श्योर करेंगे कि उनके पास उन रिसोर्सेज के एक्सेस हो जहाँ वो सिचुएशन से बेटर डील कर पाए, उस सिचुएशन से बाहर निकल पाए। तो इस तरीके का एक जो प्रोसेस है वो मुझे लगता है कि वो अलूफ नहीं होना चाहिए रिसर्चर को अपने फील्ड से, अपने पार्टिसिपेंट से। वो मतलब ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे आपको जाके कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी वो टू वे प्रोसेस है। अदरवाइज जो पूरा क्रिटिसिज्म होता है एम्पिरिकल रिसर्च का, एंथ्रोपोलॉजी में भी काफ़ी ये सोशियोलॉजी में जो होता है पूरा, कि फील्ड जो रिसर्चर्स है वो एक्सट्रैक्टिव हो जाते हैं, वो एकदम कॉलोनियल माइंडसेट होता है कि यहाँ से हमको अपने सामने डेटा कलेक्ट करना है और निकल जाना है। अब वो ट्रांसक्राइब वाला जो पार्ट है उसको हम लोग मतलब लास्ट पार्ट में ही है कंक्लूड करेंगे हम लोग वीडियो के, कि जब आप डेटा लेके आते हैं और उसको ट्रांसक्राइब करते हैं जो क्वालिटेटिव मेथड में होता है, तो उसको लेकर क्या चैलेंजेस हैं और उस पर आपका क्या मतलब टेक है? ट्रांसक्रिप्शन जैसा कि विकास मैंने पहले बताया था कि ना सिर्फ फील्ड वर्क अच्छे से करना इंपॉर्टेंट है, बल्कि वो अच्छे से प्रेजेंट करना भी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने देखा है कि काफ़ी सारे रिसर्चर्स हैं वो एस्केप कर देते हैं ट्रांसक्रिप्शन वाला पार्ट। तो वर्ड बाय वर्ड जो आपने इंटरव्यू किए हैं उनको वर्ड बाय वर्ड उसके कॉन्टेक्स्ट में लिखना और फिर उसको एनालाइज करना, ये काफ़ी लोग मिस कर देते हैं। तो वो सोचते हैं कि ओके हम बार बार सुन के ही उसको मतलब उस तरीके से नैरेटिव में एडजस्ट कर देंगे, लेकिन वो उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है। आप देखेंगे जब आप एंड में जाते हैं ना, तो आपको बहुत कॉमन सेंसिकल अंडरस्टैंडिंग मिलती है और आपका जो डेटा है उसकी रिचनेस धीरे धीरे खत्म होने लगती है, क्योंकि लैंग्वेज, वर्ड्स, वो जिस इमोशन से वो बात बोल रहे हैं, जिस टोन में वो बात बोल रहे हैं, वो सब उतना ही इंपॉर्टेंट है उसके लिए जितना कि वो जो बात बोलना चाह रहे हैं, है ना। और उससे वो बात की इफेक्टिवनेस काफ़ी इम्पैक्ट होती है। तो मतलब टाइम बहुत लेता है ट्रांसक्रिप्शन, एक वर्ड को सुनना, उसको धीरे धीरे बैठ के लिखना, कई बार 4-4, 5-5 घंटे कई बहुत ज़्यादा होता है। तो वो भी है, तो वो ट्रांसलेशन की भी अपनी एक पॉलिटिक्स है, क्योंकि मेरे ज़्यादातर इंटरव्यूज़ हिंदी या हरियाणवी में है, लेकिन लिखना मुझे थीसिस इंग्लिश में है। तो हो सकता है आपको किसी एक्सटर्नल हेल्प की भी ज़रूरत पड़े ट्रांसलेशन में या ट्रांसक्रिप्शन में, लेकिन आप ये मेक श्योर करो कि वो जो बोलना चाह रहे हैं वो एज इफेक्टिवली एज पॉसिबल आप उसको पेपर पे उतार पाएँ और फिर वहाँ से आप एनालिसिस करें, क्योंकि आपको बार बार हर चीज़ को देखना पड़ेगा। आप जब थीम सेट करोगे, कौन सी थीम में कौन सा नैरेटिव कहाँ जाना है, तो वो जितनी बार आप उसको पढ़ोगे और जिस इंटेंसिटी के साथ आप उसको पढ़ोगे, ज़्यादा इफेक्टिवली आप अपना डेटा वहाँ पे प्रेजेंट कर पाओगे। थैंक यू सो मच खुशबू। और हम लोगों ने फील्ड का जो भी एस्पेक्ट होता है, खासकर अगर आप PhD कर रहे हैं और आपने लास्ट तक इस वीडियो को देखा होगा, तो आपको पता होगा कि हाँ फील्ड पर हम लोग जाते हैं तो काफ़ी चैलेंजेस होता है और उस चैलेंजेस को कैसे डील किया जाए, खुशबू ने अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से उनको बताया। उसके बाद इन्होंने कुछ रीडिंग भी सजेस्ट किया कि उस रीडिंग को आप देख सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट हम लोगों ने जो एथिक्स जो एस्पेक्ट होता है फील्ड का, उन्होंने भी क्या क्या एथिकल इशूज़ हैं उस पर इन्होंने प्रकाश डाला। और मेरे हिसाब से अब जब फील्ड पर जाइएगा तो कोशिश कीजिए कि हाँ ये सब चीज़ों को ध्यान रखा जाए, क्योंकि एज ए रिसर्चर अगर हम PhD कर रहे हैं और ये छोटा चीज़ों को जो हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, तो कोशिश करना चाहिए कि हाँ कि जो भी हम एक दूसरे से सीखा जाए और जो इथिकल इशूज़ हैं उसको नेगलेक्ट ना किया जाए। आपने वीडियो लास्ट तक देखा, इसका मतलब है कि आप इंटरेस्टेड थे, तो बहुत बहुत धन्यवाद।